हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स हेडिंग डलवाई थी आपको, और सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट लिखा के बनवा भी दिया था आपको। पहले ये समझ लेते हैं क्या है इसके बारे में, फिर आगे चलेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स की, और हमने बोला कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, कौन से हैलाइड्स? एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? जिनसे बेंजीन से हैलोजन अटैच है। वो क्या नहीं दिखाते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। रीज़न अब हम पढ़ रहे हैं कि 4 कारण होते हैं उसके कि क्यों नहीं दिखाते। क्वेश्चन आपसे आता है 3 मार्क्स में कि क्यों नहीं दिखाते, एराइल हैलाइड्स नहीं दिखाते जबकि हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे थे बाय SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ, ये बताना है हमें। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कारण जो था वो था रेजोनेंस इफेक्ट। हमने बोला कि एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, CX बॉन्ड जो होता है वो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। प्रूफ आपके सामने है, देखिए। डबल बॉन्ड यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ आ गया, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे एक एक करके पूरी रिंग पे सर्कुलेट हो गया, और ये लास्ट में वापस से आके स्ट्रक्चर बन गया। कैनोनिकल फॉर्म आप देख सकते हो, ये सारी कैनोनिकल फॉर्म है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखा रखे हैं लोगों ने। अब हुआ क्या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड टूट पाना आसान नहीं है। और जब तक आप सबको पता है, जब तक हैलोजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब तक वो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं देके जाएगा, और जब तक वो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं देके जाएगा, जब तक न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक कहाँ से करेगा। तो हैलोजन को तोड़ पाना और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाना या अटैच कर पाना पॉसिबल ही नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। उस बॉन्ड को तोड़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। इसीलिए क्या नहीं है, जो एराइल हैलाइड्स हैं, यानी कि जो बेंजीन से जिन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते। पहला कारण समझ में आ गया होगा सबको। दूसरे चलते हैं, दूसरे पे डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे कार्बन है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड में s का कैरेक्टर निकालें तो कितना आता है? वो आता है 25%। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आप s का कैरेक्टर निकालोगे तो वो कितना आता है? 33.33%। अब होता क्या है कि जितना s का कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है ना, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जितना s का कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 33.33%, उतना कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। उतना कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। हमने क्या बताया था कि कार्बन कैसा चार्ज लेता है? कार्बन लेता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही आप हेलोजन को तोड़ोगे, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ बैठा है तो वो पॉजिटिव चार्ज क्यों लेगा? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज तो लेगा नहीं, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आके अटैक करेगा उसके ऊपर। इसीलिए दूसरा कारण क्या हो गया? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एल्काइल हैलाइड बना के दिखाए, यहाँ पे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और s का कैरेक्टर आप निकालना सब जानते होगे। कैसे निकालेंगे? 25% यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका s का वो 33.33% है। जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है, उतना ही कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए। कार्बन तो हो इलेक्ट्रोनेगेटिव होकर बैठ गया, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा? सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल में नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न उसका ये हो गया। तीसरा रीज़न देखते हैं। इन केस ऑफ हेलोएरीन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। बोला जब फिनाइल का कैटायन बनता है ना, तो हेलोएरीन्स के केस में जो फिनाइल का कैटायन होता है उसका सेल्फ आयनाइजेशन करा पाना पॉसिबल नहीं है। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ जो सेल्फ आयनाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बना उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं करता। रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं करता, इसलिए यहाँ पे SN1 का मैकेनिज्म तो रूल आउट ही हो गया। आपको पता है कि क्या कहते हैं, जब तक रेजोनेंस नहीं होता, जब तक SN1 मैकेनिज्म उतना नहीं चलता, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ये सब कहानी है। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन समझ में आ गया होगा, तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्जन इट इज़ लेस लाइकली टू फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज। वही बात है सेकंड पॉइंट जैसी, रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है,
उन्हें इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज़ में अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए था कार्बन, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हुए बैठा है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लिए बैठा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की भी कोशिश करेगा, तो रिपल्शन की वजह से ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये हो गए आपके 4 रीज़न। इनको बिल्कुल ये समझ लो कि गांठ मार लेनी, याद रखना बहुत अच्छे से इन चारों रीजन्स को, अदरवाइज दिक्कत होगी आगे चल के, क्वेश्चन आता है इन पे। अब हाई टेम्परेचर पे बोलें तो अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट कराई जाती हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप है, मतलब अगर क्लोरीन ग्रुप अटैच है या कोई भी हेलोजन अटैच है, तो आप उसको हटा के क्या बना सकते हो, OH ग्रुप उसके ला के लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग डाउस प्रोसेस बोल रहे हैं। क्लोरोबेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया है NaOH के प्रेजेंस में। और क्या क्या हो सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें, देखिए द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोल रहा है कि इस पे कहीं भी आपने क्लोरीन तो लगा था, साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स। वो क्या कर देंगे, हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हेलोएरीन्स की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे वो अभी नीचे देखेंगे। ये अगर क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, तो क्लोरीन की जगह OH लग जाएगा, NO2 वहीं रहेगा। दूसरे केस में भी क्लोरीन की जगह पे OH लग जाएगा, NO2 वहीं पर रहेगा। तीसरे केस में क्या बताया गया है कि क्लोरीन वहीं लगा, क्लोरीन की जगह पे क्या हो जाएगा, आके OH लग जाएगा, और तीनों NO2 को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे NO2 क्यों हटाएंगे, NO2 को तो इसी तरीके से रहने देंगे। तो इस तरीके से मोनो ये वाला मोनो हो गया, पहला वाला एक ही है नाइट्रोजन ग्रुप है इसके पास में, ये डाई हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ट्राई हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ये जो NO2 का इफेक्ट होता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। NCERT में लिखा है द इफेक्ट इज मच प्रोनाउंस्ड एट NO2 ग्रुप विद NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन। ऐसा क्यों होता है? However, no effect on the reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at the meta position। मतलब मेटा पोजिशन पर कोई रिएक्टिविटी पे फर्क नहीं डालता, जबकि NO2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज तो कर देता है रिएक्टिविटी को, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे उसका जो काम देखा गया वो और ज़्यादा अच्छे से देखा गया है। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3 फ्लो चार्ट बना के दिखा रखे हैं। तीनों में क्या करा है इन्होंने, अटैच कर करके दिखाया है पोजिशन। ये देखो, ये पैरा आइसोमर बना के दिखाया है इन्होंने, ये पैरा आइसोमर बना के देखा है, ये ऑर्थो आइसोमर बना के दिखाया है, ये मेटा आइसोमर बना के दिखा है। हर किसी में देखो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जिस कार्बन पे NO2 जाके अटैच होने वाला है, या जिस कार्बन पे NO2 अटैच है उस कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन सिर्फ मेटा वाला कार्बन ऐसा है, मेटा पोजिशन में जो हमने आइसोमर बनाए हैं, सिर्फ ये कार्बन ऐसा है जिसपे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा उस कार्बन पे जिस पे NO2 ग्रुप अटैच है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी पे कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन बाकी सबकी रिएक्टिविटी में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उनके नेगेटिव चार्ज जो है वो उस कार्बन पे भी आ रहा है जिस पे क्या है, NO2 ग्रुप अटैच है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? हेलोजन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फील्ड रिएक्शन। आप लोग यहाँ से लिखोगे, हेलो एल्केन से लेकर रिएक्शंस तक लिख लेना। नोट्स वैसे नहीं दे पा रहा हूँ आपको, रिटन नोट्स आपको यहीं से नोट करना है, बुक में मार्क कर लेना, बुक से नोट कर लेना। हेलोएरीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं इतनी तरीके की, हमें नहीं दिखानी है, हम तो आगे बात करते हैं। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। हेलोजन एटम अटैच डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे पाई पे घूम जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, या फिर ये बोल सकते हो आप एक ऑक्सीजन छोड़ के एक कार्बन, जैसे भी बनाना आप जानते हो उस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दिखा देगा। अब हमें करना क्या है, इतना बता दिया मैंने आपको, इतना लिखना है। उसके बाद में सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन की रिएक्शन लिख लोगे। क्लोरोबेंजीन को हमने Cl2 डाला एनहाइड्रस FeCl3 में, तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन और मेटाडाइक्लोरो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन जो है वो हमारे पास में बन जाएगा। ये वाला सिमेट्री में अच्छे से फिट होता है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। नाइट्रेशन है इससे अगला, नाइट्रेशन डालोगे, नाइट्रेशन में ये रिएक्शन लिखोगे। क्लोरोबेंजीन में अगर HNO3 डाल देते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में,
तो NO2 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, एक हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे और एक हो जाता है किस पे, पैरा पे। पैरा पैरा क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट होते हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तीसरा आप लोग डालोगे सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में क्या करेंगे हम लोग, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, जिसमें एक पोजीशन पे SO3H ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे SO3H जाके लग जाएगा। पैरा पैरा जो है वो अच्छे से फिट होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, इसीलिए इसका नाम भी, इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसको भी मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। उसके बाद ये नेम रिएक्शन है जो कि आप उस लिस्ट में भी ऐड करोगे, इस रिएक्शन को ध्यान रखना, इस लिस्ट में ऐड करने वाली रिएक्शन हैं दोनों। ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। तो आप जब ये रिएक्शन लिखोगे तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में पहले डाल लेना एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एल्काइल ग्रुप ला के रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब कभी क्लोरोबेंजीन के साथ में एल्काइल ग्रुप ला के आप डालोगे, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एक CH3 ग्रुप जाके ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और एक जाके पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। क्रिस्टल लैटिस में बेटर तरीके से फिट कर सकता है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट यही हो जाएगा। फिर क्लोरोबेंजीन में हमने क्या डाल दिया, एनहाइड्रस क्लोराइड डाल दिया, CH3COCl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइलेशन, एसाइलेशन बोलते हैं। एसाइलेशन में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर कौन सा बनेगा, जिस पे आके क्या अटैच हो रहा है, पैरा पैरा पे जाके जिसमें भी ग्रुप अटैच होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर प्रोडक्ट बोल देंगे। बताइए कि रीज़न, फिट हो जाते हैं वो अच्छे से क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक। फिर नेक्स्ट जो आप लोग लिखोगे वो क्या लिखोगे, रिएक्शन विद मेटल। और फिर से दो नेम रिएक्शन आपके पास में। सबसे पहले आप डालोगे क्या, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी आपका पास में क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा, उसको हम लोग Na और RX के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वो जो एल्काइल ग्रुप है वो किससे आके जुड़ जाता है, बेंजीन से आके जुड़ जाता है, और सोडियम अपने साथ में हैलोजन के ग्रुप को ले जाता है और NaX अलग निकल जाता है। इस तरीके से जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसे भी आप अपनी लिस्ट में ऐड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या बताया गया है कि कोई भी आपके पास में क्या है, एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम के साथ में कराई है इस बार, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दोनों जो आपके पास में बेंजीन ग्रुप होंगे वो एक साथ जुड़ जाएंगे और NaX जो है वो अलग निकल जाएगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, इसे भी क्या कर लोगे आप लोग, ऐड कर लोगे वहीं पे। बस PDF इतनी है। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करोगे, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बोला है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा इन दोनों में से, SN2 मैकेनिज्म के लिए दोनों में से तीनों पार्ट के लिए आंसर करना है और रीज़न भी बताना है। सिमिलरली इनमें बताया है कि कौन कौन जो है वो SN1 रिएक्शन को जल्दी फास्टर दिखाएगा, आपको विद रीज़न जो है वो अपनी नोटबुक में इन्हें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ नीचे क्या लिखना है आपको, ये मैं बता चुका था, यहाँ से बताना शुरू कर दिया था। ऊपर रही बात इसकी, यहाँ क्या क्या लिखोगे आप, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ये तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख ही चुके थे पहले ही, रेजोनेंस इफेक्ट। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन आप लोग लिखोगे इसी तरीके से पूरा। इनस्टेबिलिटी वाला भी लिखोगे, कुछ भी नहीं है, 2 ही लाइन है इसमें। उसके बाद में 4th पॉइंट, 4th रीज़न जो है वो लिखोगे। फिर ये वाली लाइन लिख के सब्स्टिट्यूशन बाय OH डाउस प्रोसेस, ये वाली लाइन ये इसको लिखोगे। फिर ये आगे क्या, ये जो लाइन है ये वाली, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी। ये लाइन लिखने के बाद में आप क्या करोगे, ये रिएक्शन और नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी ये वाली रिएक्शन, तीनों रिएक्शन लिख लोगे और कोई भी चीज़ लिखने की आपको यहाँ से इस पेज पे से ज़रूरत नहीं है। आई होप नोट्स भी सब बना लेंगे, और किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे, जो भी टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।